स्टूडेंट, आज हम आपके बायोलॉजी का जो पहला सेक्शन है जिसको नाम दिया गया है फंक्शनल बायोलॉजी, उसके पहले चैप्टर को जो कि होम्योस्टैसिस है, उसकी एक्सरसाइज हमने आज क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं इसकी एमसीक्यूज की। तो देखें, सबसे पहला एमसीक्यूज कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर, यानी लिविंग सिस्टम की वो कैपेसिटी जिसके जरिए वो वाटर को क्या करता है, वो वाटर को लूज करता है, तो उसको हम उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं। तो आपको पता है उस कैपेसिटी को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं वाटर पोटेंशियल। उसके लिए क्या टर्म हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल। आपको पता है मिसाल के तौर पे एक ये सेल है, अगर इसमें 80% वाटर है और बाहर इसके 60% वाटर है, तो अब जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वहाँ वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जो वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ वाटर पोटेंशियल कम होता है। तो आपको पता है कि अब वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो सेल के अंदर से वाटर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो सेल के अंदर से जो वाटर बाहर जा रहा है, इसकी क्या कहना चाहिए कि ये जो लूज हो रहा है वाटर, इसको हम वाटर बेसिकली किसके थ्रू हो रहा है, ये वाटर पोटेंशियल। क्योंकि हो तो प्रोसेस ऑस्मोसिस का है, लेकिन वाटर पोटेंशियल जो है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से वाटर जो है वो लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जो है वाटर क्या करता है, मूव करता है। तो इसका मतलब लिविंग सिस्टम यानी जो सेल है ये एक लिविंग सिस्टम है। ये जो वाटर लूज हो रहा है इसका, तो इसमें से वो कौन सी चीज है, वो कौन सी कैपेसिटी है लिविंग सिस्टम की जो वाटर लूज कर रही है, वो इसका वाटर पोटेंशियल है। क्योंकि वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से कहाँ जाता है, लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल remain in equilibrium when a plant cell is placed in hypotonic solution, hypertonic solution, isotonic solution और none of these। तो आपको देखें, एक बात पता है कि मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए थे कि एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर 80% है और सेल के अंदर वाटर कितने परसेंट है, 60%। तो इस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मिसाल के तौर पे ये दूसरा सॉल्यूशन है, इसके अंदर वाटर जो है वो कितने परसेंट है, इसके अंदर वाटर जो है वो 60% है और सेल के अंदर वाटर 80% है। अब इस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहोगे, क्योंकि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन सेल सेप के मुकाबले में कम है। और ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी 60% है और बाहर की तरफ भी सॉल्यूशन में भी कितने परसेंट है, 60%। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल वाटर गेन करेगा, यानी बाहर से पानी अंदर जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल वाटर को लूज करेगा, ऐसे बाहर जाएगा वाटर। जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, इक्विलिब्रियम रहेगा। यहाँ पर क्या है, इक्वल कंडीशन है ना, तो यहाँ पर आइसोटोनिक में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। अगर जितना अंदर जाएगा तो उतना जो है वो बाहर भी आएगा, बिल्कुल इक्वल में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 है प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस आर टर्म्ड एज, वो प्लांट जो सॉल्ट मार्शेस में ग्रो करते हैं उनको हम हेलोफाइट कहते हैं। प्लांट सेल व्हेन कॉन्स्टेंटली प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डज नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, अगर प्लांट के सेल को कंटिन्यूअसली जो है वो आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, तो आपको पता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से सेल वाटर गेन करता है, लेकिन प्लांट का सेल बर्स्ट नहीं होता। तो प्लांट के सेल के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो उसको बर्स्ट होने नहीं देती, तो वो क्या है, वो है सेल वॉल। इसके बाद पांचवें एमसीक्यू की तरफ आ जाएं। प्लांट गेट rid of सरप्लस वाटर बाय लूजिंग इट इन द वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड, प्लांट का वाटर जब वेपर फॉर्म में जो है वो एवापोरेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। एंजाइम प्रोटेक्ट एट हाई टेम्परेचर बाय, प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है या उससे अबो हो जाता है, तो वो कौन सी चीज है जो प्लांट को डीनेचर होने से, जो है प्लांट्स के एंजाइम्स को डीनेचर होने से बचाती है, तो वो है हीट शॉक प्रोटीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हीट शॉक प्रोटीन। इट इज इसके बाद कहता है इट इज नॉट अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग हीट बाय ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता है सोलर रेडिएशन के जरिए भी ऑर्गेनिज्म हीट ऑब्टेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म के जरिए भी हीट ऑब्टेन करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए, मसल्स की कंट्रैक्शन के जरिए भी हीट ऑब्टेन करते हैं, लेकिन स्वेटिंग के जरिए हीट ऑब्टेन नहीं करते। स्वेटिंग के जरिए तो हीट जो है वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। आपको पता है जब पसीना हमें आता है तो वो तो हम हीट गेन नहीं कर रहे होते, तो उससे तो हीट लॉस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन जो है वो स्वेटिंग होगा। इट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, इस वो कौन सी चीज है जो कोल्ड टेम्परेचर में आपको नहीं होती। शिवरिंग भी आपको कोल्ड टेम्परेचर में होती है, वेजो कंट्रैक्शन भी होता है, सबक्यूटेनियस फैट अक्यूमुलेशन भी कोल्ड टेम्परेचर में होती है। अगर नहीं होता तो स्वेटिंग नहीं होती। सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में आपको पसीना नहीं आता।
तो सॉल्टिंग जो है वो सर्दियों में नहीं होती। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड, मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सक्रीशन। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलीड्स आर, एनिलीड्स के आपको पता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रीडिया है। यहाँ पर मेटानेफ्रीडिया नहीं दिया हुआ तो उसका करीब करीब जो ऑप्शन है वो नेफ्रीडिया है, तो यहाँ पर आप किसको टिक करोगे, नेफ्रीडिया को। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी, किडनी से जो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है वो है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ यूरिन इज, अब आपको पता है हमारे यूरिन में सबसे ज्यादा 95% वाटर होता है। Which of the following is called thermostat of the body, हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट यानी हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो हमारे टेम्परेचर को जो है वो स्टेबल रखने में हेल्प करता है, वो है हाइपोथैलेमस। मैमल्स लैकिंग सॉइड ग्लैंड्स प्रोमोट हीट लॉस लूज थ्रो, यानी अगर सॉइड ग्लैंड नहीं होगा तो हीट का लूज किस तरीके से होगा, तो वो होता है पेंटिंग के जरिए, जिसको हम हापना कहते हैं। अक्सर एनिमल्स ऐसे होते हैं, जिस तरह डॉग होता है वो भी अपने माउथ के जरिए अपनी हीट को जो है वो क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है, या कुछ रेस्पिरेटरी पैसेज के जरिए हीट को रिलीज कर रहे होते हैं। तो इस किस्म का जो हीट रिलीज करने का मैकेनिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेंटिंग कहते हैं। तो जिन एनिमल में, अगर हम जिस एनिमल के पास सॉइड ग्लैंड है वो तो सॉइड ग्लैंड के जरिए अपनी हीट रिलीज करेंगे, लेकिन नहीं होंगे तो वो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, पेंटिंग का। अच्छा, नॉर्मल सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन यहाँ 98.6 फ़ारेनहाइट का कहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आप इस यहाँ पर जो है 98 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस ही को करेक्ट ऑप्शन मानोगे। चलिए इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई प्लांट सेल डजंट बर्स्ट इवन इफ प्लेस्ड कॉन्स्टेंटली इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी प्लांट सेल को अगर आप कंटिन्यूअसली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो वो बर्स्ट क्यों नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, ये एक सॉल्यूशन है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें वाटर 80% है और सेल के अंदर वाटर कितने परसेंट है, 60%। तो क्या होगा, बाहर से पानी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और सेल के अंदर कंटिन्यूसली पानी जाएगा तो सेल जो है वो क्या हो जाएगा, पानी से फूल जाएगा, और जब सेल पानी को भरने से फूल जाता है इसको हम कहते हैं टर्जिडिटी। से प्लांट सेल ये टर्जिड हो गया। लेकिन कहता है इस टर्जिड होने के बाद प्लांट सेल बर्स्ट क्यों नहीं होता, तो प्लांट सेल बर्स्ट इस वजह से नहीं होता क्योंकि प्लांट सेल के बाहर एक थिक वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, जिसको मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूँ। अब क्या होता है, जब अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, यानी पानी अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को रेजिस्ट कौन करेगी, ये सेल वॉल। तो यहाँ पर आप इसका आंसर ये होगा, प्लांट सेल डजंट बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और सेल वॉल क्या करती है, इट रेजिस्ट द इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब अगर ये एक सेल है और इस सेल के अंदर की तरफ से प्रेशर लग रहा है, पानी का बाहर की तरफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, तो इस प्रेशर को जो है वो बेयर कौन करेगी, इस प्रेशर को रेजिस्ट कौन करेगी, सेल वॉल। क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाती, लेकिन सेल वॉल जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रेजिस्ट करती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव क्यूटिकल ऑन स्टेम एंड लीव्स। आपको पता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं या जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं, उनके स्टेम और लीव्स के ऊपर क्या होती है, एक वैक्स की कवरिंग होती है। मिसाल के तौर पे ये ब्लू कलर में शो कर देता हूँ, ये वैक्स की इनके लीव्स और स्टेम के ऊपर एक कवरिंग होती है, और इस कवरिंग को हम कहते हैं क्यूटिकल। इस क्यूटिकल का काम क्या होता है, ये क्यूटिकल वाटर को स्टोर करने में हेल्प करती है, वाटर को एवापोरेट होने से बचाती है, यानी वाटर सिर्फ स्टोमेटा से एवापोरेट होंगे, जनरल बॉडी सरफेस से प्लांट के एवापोरेट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर क्यूटिकल से कवर्ड है वो। लेकिन हाइड्रोफाइट्स के पास क्यूटिकल नहीं होते। उसकी वजह पूछ रहा है कि हाइड्रोफाइट्स के पास क्यूटिकल क्यों नहीं होते, तो उसकी सिंपल सी रीजन है, बिकॉज दे आर फाउंड इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। उनको वाटर स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा पानी में मौजूद है। दे डू नॉट हैव डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर, उनको वाटर ऑब्टेन करने में कोई डिफिकल्टी होती ही नहीं है। सो दे हैव नो नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और उनको पानी को स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है। तो पानी को जब कंजर्व करने की, बचाने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यूटिकल इनके पास नहीं होगा, क्योंकि क्यूटिकल वाटर को कंजर्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मेरीन वाटर प्रोटोजोआ डू नॉट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, व्हाई। कहते हैं मेरीन वाटर प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होते, उसकी रीजन क्या है। देखो उसकी रीजन, मेन रीजन ये होती है,
मिसाल के तौर पे एक फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोआ होते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। क्यों कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं? क्योंकि फ्रेश वाटर, मिसाल फ्रेश वाटर आपको पता है हाइपोटोनिक होता है, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो बाहर से पानी जब अंदर जाता है, अंदर पानी जब ज्यादा आ जाता है, तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ क्या करते हैं, इसको जमा कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में। और फिर जब पानी ज्यादा हो जाता है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होकर इस पानी को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो जितने भी फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, यानी वो अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। अगर बाहर से पानी डेफिनेटली अंदर आता है ज्यादा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर देते हैं। तो ये इनका काम होता है, किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लेकिन कह रहा है कि मेरीन वाटर प्रोटोजोआ के पास ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली जो उसकी रीजन होती है, अगर ये मेरीन वाटर प्रोटोजोआ है, तो मेरीन वाटर प्रोटोजोआ क्या होता है, ऑस्मो कन्फर्मर होता है। ऑस्मो कन्फर्मर का मतलब ये होता है जितना पानी बाहर है उतना ही पानी इनकी बॉडी के कहाँ होता है, अंदर होता है। मतलब 60% बॉडी के बाहर अगर वाटर है, तो 60% ही वाटर कहाँ होगा, अंदर होगा। तो जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी बाहर जाएगा भी, इक्वल कंसंट्रेशन में पानी रहता है। तो ये ज्यादा वाटर गेन करते ही नहीं है। अब इनकी बॉडी में वाटर ज्यादा नहीं आता, तो इनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं होती। जब इनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होता है, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। क्योंकि ये ऑस्मो कन्फर्मर है, आइसोटोनिक है, इनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर आएगा ही नहीं अंदर, क्योंकि ये क्या है, ये आइसोटोनिक है। तो उसका जवाब देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज दे आर ऑस्मो कन्फर्मर। ये ऑस्मो रेगुलेटर नहीं है, ये क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर है। ऑस्मो कन्फर्मर का मतलब क्या होता है, मींस दे आर आइसोटोनिक। जो क्या होते हैं, जो आइसोटोनिक होते हैं टू दियर सराउंडिंग। आइसोटोनिक टू दियर सराउंडिंग का मतलब क्या है, जितना बाहर वाटर और सॉल्ट उतना ही जो है वो अंदर की तरफ वाटर और सॉल्यूट। सो दे हैव नो नीड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। इनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती। और आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस चीज में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफाइन करें। आपको पता है होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक ऑस्मो रेगुलेशन, एक एक्सक्रीशन और एक थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर और सॉल्यूट के मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है, या वाटर और सॉल्यूट को रेगुलेट रखने का जो प्रोसेस है, उसको जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कह रहे हैं। एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का पास होना जो है वो क्या कहलाता है, वो एक्सक्रीशन कहलाता है, या उसका रिमूव होना क्या कहला रहा है, एक्सक्रीशन कहला रहा है। थर्मो रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर अप टू टॉलरेबल लिमिट। टेम्परेचर को मेंटेन रखना, एक टॉलरेबल लिमिट तक टेम्परेचर को रखना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी का जो टॉलरेबल लिमिट है वो 37 के पास है, 37 डिग्री सेल्सियस के। और इसको इस रेंज में रखने का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम थर्मो रेगुलेशन कह रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक विद एग्जांपल। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करें। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये फीडबैक होता क्या है। फीडबैक बेसिकली हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम है चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का एक जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है उसको हम फीडबैक सिस्टम कह रहे हैं। आपको पता है होम्योस्टेसिस आपने पढ़ा होगा, चीजों को एक आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मल रेंज में रखना, आपके इंटरनल वाटर को, सॉल्यूट्स को, टेम्परेचर को, इन तमाम चीजों को नॉर्मल रेंज में रखना जो है वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस के अंदर एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, और उसी चेक एंड बैलेंस सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम फीडबैक सिस्टम कह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको मिसाल दूं, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो है 5%। अब मिसाल के तौर पे आप चॉकलेट खाते हो, आप बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हो, तो उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कितने परसेंट हो गया, से फॉर एग्जाम्पल 10% हो गया। अब आपकी बॉडी क्या करे, इस 10%, ये जो 10% जो ग्लूकोज का लेवल है, सबसे पहले तो बॉडी चेक करेगी। यानी आपके अंदर जो कीमो रिसेप्टर है वो ब्रेन को जाकर मैसेज देंगे
कि आपके बॉडी का जो है वो ग्लूकोज लेवल ब्लड का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। फिर क्या करेगा बॉडी का जो सिस्टम है वो उसको फिर बैलेंस करेगा। बैलेंस कैसे करेगा, आपको पता है पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होंगे, फिर ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगी, जो एक्स्ट्रा बढ़ गई है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी। उस तरीके से क्या होगा, एक सिस्टम होगा जो इसको बैलेंस करके दोबारा कितने पर ले आएगा, 5 पर लेकर आ जाएगा। सही। तो ये हो गया एक फीडबैक सिस्टम। एक चीज आपकी बॉडी में बढ़ी और बॉडी ने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी अब ये कौन सा रिएक्शन शो हुआ है, ये अपोजिट रिएक्शन शो हुआ है। ये आप ऐसे कह लें कि आपकी ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, आपने काफी टाइम तक कुछ खाया नहीं, मीठा नहीं खाया, तो ग्लूकोज का लेवल कितने परसेंट पर आ गया, 3% पर आ गया। अब ये आपकी बॉडी ने पहले चेक किया कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो गया है, फिर बॉडी ने जो है वो इसको बैलेंस कर दिया, ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में तोड़ा जो आपकी बॉडी में स्टोर थी, और दोबारा इसको कितने परसेंट पे ले आई, 5% पर। यानी बॉडी में ये गिरा और बॉडी ने फिर अपोजिट रिएक्शन किया, यानी उसको कम से कहाँ की तरफ लेकर आ गई, फिर ज्यादा कर दिया। ये भी एक अपोजिट रिएक्शन हो गया। तो ये फीडबैक सिस्टम है। लेकिन ये वाला फीडबैक सिस्टम जो अपोजिट होता है, कोई चीज बढ़ रही है तो उसको कम कर रहा है, और कोई चीज कम हो रही है तो उसको बढ़ा रहा है। दोनों काम क्यों कर रहा है, ताकि उसको कौन सी रेंज में लेकर आ जाए, ताकि उसको नॉर्मल रेंज में लेकर आ जाए। तो इसको इस किस्म का जो फीडबैक होता है, इसको आप कहते हो नेगेटिव फीडबैक। इसको आप क्या कहते हो, नेगेटिव फीडबैक। लेकिन अगर कंडीशन इस तरह होती कि ये आपका ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो 10% है, और आपकी बॉडी मजीद इसको कितने पर लेके चली जाती है, 20 पे लेके चली जाती है। इसी तरीके से आपका ग्लूकोज का लेवल कम हो गया और आपकी बॉडी उसको मजीद कम करके जो है कितने पर ले आती, 1 पर ले आती। तो ये क्या होता है, एक चीज बढ़ रही है तो उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है, एक चीज कम हो रही है तो उस बॉडी का सिस्टम उसको मजीद कम कर रहा है। मतलब कैसे इफेक्ट शो हो रहे हैं, ये सिमिलर। कैसे इफेक्ट शो हो रहे हैं, ये सिमिलर। तो इस फीडबैक को क्या कहोगे, इसको कहोगे पॉजिटिव फीडबैक। ये कौन सा फीडबैक है, ये है पॉजिटिव फीडबैक। तो अब आप इधर देख लो, यहाँ पर किस तरह से बता रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को। आपकी बुक क्या बता रही है, आपकी बुक नेगेटिव फीडबैक के बारे में बता रही है। नेगेटिव फीडबैक refer to opposite effect produced in relation to any change in body fluid। यानी बॉडी फ्लूइड के अंदर जब कोई चेंज आएगा, मिसाल के तौर पे ब्लड आपका क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है। अब इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ी, तो आपकी बॉडी ने, आपके बॉडी के सिस्टम ने क्या किया, आपके बॉडी का जो फीडबैक सिस्टम था उसने क्या किया, उसने उसको कम कर दिया। यानी अपोजिट इफेक्ट शो किया ना, एक चीज बढ़ रही थी उसको कम कर दिया। तो ये कौन सा फीडबैक होगा, ये होगा नेगेटिव फीडबैक। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो रही है तो उसको दोबारा बढ़ा दिया, यानी नॉर्मल पर लाने के लिए उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो ये कौन सा फीडबैक होगा, ये होगा नेगेटिव फीडबैक। और अगर आप नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल देखें जो आपकी बुक में दी हुई है, फॉर एग्जांपल एज अ consequences ऑफ ईटिंग ऑफ स्वीट और कैंडीज। अगर स्वीट और कैंडीज, मिठाई या जो कैंडीज होती हैं वो खाने के रिजल्ट में, consequences मतलब उसके रिजल्ट में क्या होता है, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज रेज इन ब्लड। आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इट ट्रिगर अ मैकेनिज्म व्हिच डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज बैक टू इट्स नॉर्मल लिमिट। आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसको ये चीज ट्रिगर करती है और वो बॉडी के ग्लूकोज को दोबारा नॉर्मल लिमिट पे लेकर आ जाता है। तो वो मैकेनिज्म कौन सा होता है, वो नेगेटिव फीडबैक होता है जो उसको नॉर्मल लिमिट में लेकर आता है। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक कह रहा है refer to the series of similar effects produced which lead to the enhancement of a effect under consideration। मैंने आपको जैसे बताया था, एक चीज बढ़ रही है उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है, एक चीज कम हो रही है उसको मजीद कम किया जाए। तो ये कौन सा फीडबैक होगा, ये होगा पॉजिटिव फीडबैक। ये हमारी बॉडी में बहुत कम होता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक भी कभी कभी होता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन हीट स्ट्रोक। जब हीट स्ट्रोक लगता है वैसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, बाहर इन्वायरमेंट में भी टेम्परेचर जो है बाहर का भी ज्यादा होता है, और आपकी बॉडी मजीद उस टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो वो जो हीट स्ट्रोक होता है, जो लू लगती है, वो भी क्या है, वो एक पॉजिटिव फीडबैक की जो है वो एग्जांपल है। इनलिस्ट ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इनलिस्ट ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशन आपको पता है, वाटर और सोल्यूट को जो बैलेंस रखने का मैकेनिज्म है, इसको हम ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशन कह रहे हैं। और स्पेशली हमने वो ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशन यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनिमल की देखनी है जिसमें वो वाटर को अपनी बॉडी के अंदर क्या रखते हैं, वाटर को अपनी बॉडी में बैलेंस रखते हैं, डिहाइड्रेशन से अपने आप को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो यहाँ पर आपने उनको इनलिस्ट करना है। देखो जब इनलिस्ट, किसी चीज के इनलिस्ट का बोला जाता है तो उसमें आपने सिर्फ मेन हेडिंग देनी होती है, मेन पॉइंट्स बताने होते हैं, उसमें आपको एक्सप्लेन
नहीं करना होता। तो आपकी बुक में जो ये मेन पॉइंट्स दिए हैं ऑस्मो रेगुलेटरी अडॉप्टेशन के हवाले से, उसमें सबसे पहले तो आ जाता है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। आपको पता है जो सबसे सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट है उनमें एक तो आ जाते हैं आर्थ्रोपोड्स, और इनवर्टिब्रेट्स में तो आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको पता है बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं। अब आपको पता है आर्थ्रोपोड्स के बॉडी के ऊपर जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब काइटिन का एक कवर चढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर का वाटर बाहर एवापोरेट नहीं होता, यानी अंदर का पानी बाहर एवापोरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से वाटर को बचाते हैं ये किसके जरिए, एक्सटर्नल कवरिंग के जरिए। आर्थ्रोपोड की जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो क्या है, वो काइटिन है। इसी तरीके से अगर हम मैमल्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, या इवन बर्ड्स के ऊपर भी कुछ इस तरीके की जो है वो क्यूटिकल या का उसकी लेयर होती है। तो इन इन मैमल्स के पे और स्पेशली रेप्टाइल्स के ऊपर क्या होती है, इनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो होती है डेड केराटिनाइज स्किन। यानी केराटिन आपको पता है एक प्रोटीन है, तो हमारे स्किन के ऊपर एक केराटिन प्रोटीन की एक लेयर चढ़ी होती है जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को लॉस होने में या उसको निकलने से जो है क्या करती है, बचाती है वाटर को एवापोरेट होने से। जब पसीना आता है गर्मी में तो वाटर एवापोरेट होता ही है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वाटर को एवापोरेट होने से ये केराटिन स्किन जो है वो क्या करती है, ये हमारी डेड केराटिन जो होती है स्किन के ऊपर, ये हमें जो है वो हेल्प करती है किसमें, वाटर को जो है वो स्टोर करने में। स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनका जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो सॉलिड होता है, यानी उसमें से जो है वो क्या होता है, उसमें से पानी जो है वो उसमें कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी कम रिलीज करते हैं किसके साथ, अपने सॉलिड वेस्ट के साथ। तो उससे क्या होता है, उससे इनकी बॉडी का पानी जो है वो क्या होता है, कम जो है वो बॉडी से जो है वो रिलीज होता है। इस तरह से पानी स्टोर होता है। स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी ये इनका जो सॉलिड वेस्ट होता है, मिसाल के तौर पे इनका सॉलिड वेस्ट अगर यूरिक एसिड है, हमें पता है बर्ड्स और जो है इंसेक्ट्स जो होते हैं और रेप्टाइल जो होते हैं, इनका सॉलिड वेस्ट क्या होता है, बेसिकली जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है। तो ये यूरिक एसिड को थोड़ी देर स्टोर रखते हैं और उसमें से वाटर को क्या कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यानी यूरिक एसिड को उसको सॉलिड फॉर्म में रिलीज करते हैं। सॉलिड फॉर्म में रिलीज करने का फायदा क्या होता है, उसमें से वाटर जो है वो कम रिलीज होगा, तो उनकी बॉडी में इस तरीके से वाटर जो है वो बैलेंस रहता है। इसके बाद यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जिस तरीके से कैंगारू हो गया और इसके अलावा कैंगारू हो गया और इसके अलावा ये तो इनमें क्या होता है कि ये अगर काफी अरसे तक पानी ना भी पिए तो इनके अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन होने से क्या रिलीज होता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से या उसके ब्रेक डाउन होने से वाटर रिलीज होता है, और उसी वाटर को जो है वो क्या करते हैं, उसी वाटर को वो यूज करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा बाहर से पानी पीने की जरूरत नहीं होती, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के जरिए क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। इसके बाद है स्टोरिंग द वेस्ट। अब मिसाल के तौर पे हमारी जो किडनी होती है, हम अपनी किडनी के अंदर अपने यूरिया, थोड़ा बहुत यूरिया जो है वो हमारी किडनी के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो यूरिया स्टोर होने का फायदा क्या होता है, यूरिया स्टोर होने का फायदा ये होता है कि जब हमारी किडनी से जो है वो फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है, तो उस फिल्ट्रेट में से ये यूरिया क्या कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एक्स्ट्रा वाटर फिर हमारी बॉडी से पास आउट नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो किस चीज को शो कर रहे हैं, जो ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशन को जो है वो शो कर रहे हैं, किसमें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। इनलिस्ट होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर। अब लिवर के आपने होम्योस्टैटिक फंक्शन को जो है वो इनलिस्ट करना है। तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस आपको पता है, बैलेंस रखना। तो पहला तो काम ये होता है लिवर का, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को बैलेंस रखता है, मेटाबॉलिज्म करता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की, जिससे हमारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स क्या रहता है, बैलेंस रहता है। इसके अलावा ये जो है वो डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, डीअमाइनेशन और उसके बाद यूरिया फॉर्मेशन का काम भी कौन कर रहा है, ये भी लिवर कर रहा है। थर्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम कर रहा है। कुछ विटामिन भी होते हैं जो हमारे लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे जो है वो बेसिकली जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में भी जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद है द ड्रा द चार्ट ऑफ ऑर्निथिन और यूरिया साइकिल। ऑर्निथिन या यूरिया साइकिल का जो है वो आपने चार्ट ड्रा करना है। आपको पता है ऑर्निथिन या यूरिया साइकिल क्या है, वो साइकिल जिसके थ्रू जो है वो अमोनिया जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है। आपको पता है ये यूरिया साइकिल कहाँ होती है, ये यूरिया साइकिल होती है हमारे लिवर में, हमारे लिवर के सेल्स में होती है, और लिवर के सेल्स में भी कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज्यादातर
होती है। अब ये इस साइकिल के जो है वो आपने चार्ट जो है वो ड्रा करना है। आपकी बुक में जो इसका चार्ट ड्रा किया हुआ है उसमें से कुछ स्टेप मिसिंग है, लेकिन मैं आपको आपकी उन स्टेप्स को जो आपकी बुक में मिसिंग है, मैं फिलहाल उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो आपकी बुक के स्टेप्स हैं मैं फिर से फिलहाल वही आपको यहाँ पर जो है बता रहा हूँ। जैसे इस यूरिया साइकिल के दौरान कार्बोमाइल फॉस्फेट भी बनता है, इस तरह के और कुछ एंजाइम्स भी यूज होते हैं, लेकिन उसको आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया है तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिंपली जो आपकी बुक में है पॉइंट उसी को जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इधर देखें, सबसे पहले यूरिया साइकिल के अंदर क्या होता है, ये अमोनिया है, NH3, ये क्या हो गया, अमोनिया। अमोनिया कंबाइन होता है किसके साथ, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल होते हैं और वो कंबाइन किसके साथ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद किसके साथ जाकर मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं जाकर किसके साथ, एक दूसरे कंपाउंड के साथ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्निथिन। किसके साथ मिल गए, ये ऑर्निथिन के साथ। और इसी दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या हुआ, यहाँ से लूज हुआ, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। फिर क्या होता है, ये जो ऑर्निथिन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये चेंज हो जाता है सिट्रोलिन में। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया सिट्रोलिन में। फिर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, सिट्रोलिन के साथ फिर एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, ऐड होगा, और इस दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएगा। और ये जब चेंज आएगा तो ये सिट्रोलिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में। आर्जिनिन बनने से पहले आर्जिनिन एसिडिक एसिड भी बनता है, लेकिन वो आर्जिनिन एसिड जो है वो आपकी बुक में नहीं बताया गया। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, ये आर्जिनिन जो है वो इसके साथ फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये आर्जिनिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो कंपाउंड में। एक तो होगा यूरिया, क्योंकि ये यूरिया साइकिल है तो इसमें एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, बेसिकली यूरिया बनेगा। और यूरिया का अगर मैं यहाँ फार्मूला लिखूं तो कार्बन ऑक्सीजन NH2 और ये 2, ये यूरिया हो गया। और इसके साथ दूसरी जो चीज बनती है वो बनती है ये ऑरेंथिन, दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है। और इस तरीके से ये यूरिया साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और ये बात याद रखिएगा कि यूरिया साइकिल में जो है वो ATP भी यूज होते हैं। इस साइकिल में क्या यूज होते हैं, ATP जो है वो यूज होते हैं। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट स्टेट द नेम एंड इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन किडनी। यानी किडनी पर जो हमारे हार्मोन्स काम करते हैं उनके नेम बताने और उसके बाद उनका जो है इफेक्ट भी बताना है कि वो किडनी में क्या काम करते हैं। सबसे पहला तो हार्मोन बता रहे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसको हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, इसका इफेक्ट क्या है, ये इसका इफेक्ट भी आगे लिखा हुआ है। इसका इफेक्ट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन कलेक्टिंग डक्ट ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। जब आपको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन आपको होती है, आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो जब आपका ये फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है किससे, ये तो आपको पता है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूबुल है। डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूबुल के बाद यहाँ स्टार्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट। जब कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन पास हो रहा होता है तो इसमें से बहुत सा वाटर जो है वो क्या होता है, अगर आपको डिहाइड्रेशन है, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो ये वाटर क्या होगा, यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और इस वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, ADH हार्मोन हेल्प करेगा। एल्डोस्टेरोन जो है हार्मोन है, इसका काम क्या है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन में जो सोडियम एब्जॉर्ब होता है वो कौन सा वाला हार्मोन करता है, एल्डोस्टेरोन करता है। इसके अलावा पैराथ हार्मोन जो है, इसका इफेक्ट क्या है, ये नेफ्रॉन में से कैल्शियम को जो है वो एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रीनल फेल्यूर एंड किडनी स्टोन। रीनल फेल्यूर बेसिकली देखो किसको कहते हैं, तो रीनल फेल्यूर कह रहा है इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ किडनी टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन यूरिन। अगर आपकी किडनी, मिसाल इसको सिंपली आपको कि अगर आपकी किडनी काम करना छोड़ दें, उसके फंक्शन जो है में उसमें रिडक्शन आ जाए, ना वो आपका यूरिन जो है वो फिल्टर कर सके और ना ही उसको क्या कहना चाहिए, एक्सक्रीट करने में हेल्प कर सके, तो उस वक्त आपकी क्या कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रीनल फेल्यूर। बेसिकली इट इज अ सिंपल फेल्यूर ऑफ किडनी। किडनी के फेल्यूर को हम क्या कह रहे हैं, रीनल फेल्यूर। किडनी स्टोन बेसिकली क्या होता है, किडनी स्टोन आर हार्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल। हमारे जो है वो डाइट में या हमारी किडनी के अंदर कुछ हार्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल है, जिस तरीके से कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, ये हार्ड क्रिस्टल्स अगर इसके हमारी किडनी में या नेफ्रॉन के अंदर क्या हो, जमा हो जाएं,
और जमा होने के बाद स्टिक टुगेदर, आपस में मिलकर स्मॉल पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थरों की फॉर्म में, स्मॉल पेबल छोटे छोटे पत्थरों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। इसके बाद डिफाइन फीडबैक सिस्टम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो फीडबैक सिस्टम क्या है? चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। हमारे होम्योस्टेसिस का जो एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है उसको हम फीडबैक सिस्टम कह रहे हैं। दो तरह के फीडबैक सिस्टम होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है और एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इट इज रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ये डायरेक्शन ऑफ चेंज के अपोजिट होता है। मतलब एक चीज बढ़ रही है तो उसको कम कर दिया, एक चीज कम हो रही है तो उसको बढ़ा दिया, ये नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है? इंक्रीज द चेंज इन द वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल है, मतलब चेंज आया, एक चीज कम हुई तो ये इसको मजीद कम कर देगा, एक चीज बढ़ रही है उसको मजीद बढ़ा देगा, ये पॉजिटिव फीडबैक है। रिजल्ट इन होम्योस्टेसिस, यानी अगर नेगेटिव फीडबैक होता है तो उससे क्या होती है? उससे होम्योस्टेसिस होती है। नेगेटिव फीडबैक से क्या हो रही है? होम्योस्टेसिस हो रही है, मतलब एक चीज नॉर्मल रेंज में रह रही है। जबकि पॉजिटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस तो नहीं कर रहा, ये तो होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर रहा है, एक चीज को नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा कर रहा है या नॉर्मल रेंज से बहुत कम कर रहा है। मोर फ्रिक्वेंट मैकेनिज्म, हमारी बॉडी में ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक होता है। लेस फ्रिक्वेंट मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक हमारी बॉडी में कम होता है। नेगेटिव फीडबैक का एक नैरो रेंज होता है। नैरो रेंज होने का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब नेगेटिव फीडबैक आपके बॉडी के टेम्परेचर को सिर्फ इसी रेंज में रखेगा, तो बस इसकी रेंज क्या है? 37 है। लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक है वो अगर आपका टेम्परेचर 37 है तो बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकता है और बहुत ज्यादा क्या कर सकता है? कम भी कर सकता है। तो पॉजिटिव फीडबैक का रेंज तो काफी ज्यादा है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक की क्या है? एक नैरो जो है वो एक लिमिटेड रेंज है। नेगेटिव फीडबैक की लिमिटेड रेंज है और पॉजिटिव फीडबैक की क्या है? एक वाइडर रेंज है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई एक्सक्रीशन डजंट पोज सीरियस प्रॉब्लम इन प्लांट। यानी अगर प्लांट के लिए एक्सक्रीशन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एनिमल की बात करें, एनिमल अगर 2-3 दिन एक्सक्रीट ना करें तो उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन प्लांट के लिए एक्सक्रीशन कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसका आपने बताना है कि क्यों ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, फॉर अ नंबर ऑफ रीजन एक्सक्रीशन इन प्लांट डजंट पोज सीरियस प्रॉब्लम। बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से एक्सक्रीशन प्लांट के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है। उसका सबसे पहली वजह तो ये है कि रेट ऑफ कैटाबोलिक प्रोसेस मच लेस देन द एनिमल ऑफ सेम वेट एंड मास। आपको पता है ज्यादातर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनती हैं वो कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में बनती हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर चीजें ब्रेक डाउन होती हैं तो उसके रिजल्ट में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनती हैं। प्लांट के अंदर कैटाबोलिक प्रोसेस बहुत स्लो होता है। किससे अगर आप कंपेयर करें, एनिमल से कंपेयर करें, अगर एक सेम साइज का प्लांट ले लें और सेम ही साइज का एनिमल ले लें, तो प्लांट का कैटाबोलिक प्रोसेस बहुत स्लो होगा या बहुत कम होगा एनिमल के मुकाबले में। दस मेटाबॉलिक वेस्ट अक्यूमुलेट वेरी मोर स्लोली। तो प्लांट के पास मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं बहुत कम स्लोली जो है वो क्या होंगे? अक्यूमुलेट होंगे। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कैटाबोलिज्म आर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन देयर एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी कैटाबोलिज्म में अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनती भी है तो वो किस में यूज हो जाती है? वो एनाबोलिज्म में यूज हो जाती है। मतलब एक चीज टूटी और उसके टूटने से जो प्रोडक्ट बनी वो किसी दूसरी चीज को बनाने में इस्तेमाल कर ली, सही है ना, रिसाइकलिंग कर ली उसकी। तो इस वजह से भी जो है वो कैटाबोलिक प्रोडक्ट इतनी ज्यादा या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इतनी ज्यादा जमा नहीं होती। और ज्यादातर प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है? वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इतने हार्मफुल नहीं होते। देन नाइट्रोजिनस वेस्ट, प्लांट्स के अंदर ज्यादातर प्रोटीन का एनिमल्स के अंदर ज्यादातर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। और आपको पता है जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे क्या बनता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट ज्यादा हार्मफुल होती हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर रीजंस बता दिए हैं क्यों प्लांट्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपकी बुक के अंदर कुछ टर्म्स पूछी हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को आपने जो है वो क्या करना है? इनको जो है वो डिफाइन करना है। तो डिफाइन जो करनी है आपने टर्म्स, उसमें सबसे पहले तो वाटर पोटेंशियल है। तो वाटर पोटेंशियल को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वाटर पोटेंशियल को आप डिफाइन करोगे, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल by which it moved from one place to another.
अब मैंने आपको बताया था कि ये अगर बाहर पानी जो है वो 80% है, अंदर पानी क्या है 60% है, तो इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है जिसको यूज कर कर ये कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। इसी पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने का जो है प्रोसेस, जो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं वाटर पोटेंशियल, या सिंपली यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय विच इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाटर के मॉलिक्यूल की वो पोटेंशियल एनर्जी जिसको यूज कर कर वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वाटर पोटेंशियल, इसको हम क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है डिफाइन करने के लिए वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखें ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ सिंपली जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करूंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली आप इस तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर that prevent the process of osmosis proceeding। अब आपको पता है, आपने ऑस्मोसिस फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, अगर आप एक यू शेप की ट्यूब ले लें, बीच में एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें, यहाँ 80% वाटर लें और यहाँ पर कितने परसेंट वाटर है, 60। तो आपको पता है वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब ये वाला जो सोल्यूशन है इस जगह पर जहाँ वाटर कम कंसंट्रेशन में, अगर आप यहाँ पर एक लिड लगा दें, तो ये जो लिड होगी ये एक प्रेशर लगाएगी, जिस प्रेशर की वजह से ये ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी, यानी यहाँ से पानी यहाँ की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो वो एक प्रेशर जो लग रहा है, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस होने को या ऑस्मोसिस के होने को रोक रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी पानी वैसे तो यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, लेकिन अगर इस ऑस्मोसिस की प्रोसेसिंग को कोई प्रेशर रोके, इसको रोके, इसको यहाँ से यहाँ मूव करने ना दे, तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद जो नेक्स्ट टर्म आपने डिफाइन करनी है वो है हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स हमें पता है, आपने गटेशन पढ़ा होगा बेसिकली, और गटेशन कहाँ से होती है, बेसिकली गटेशन जो है वो हाइडाथोड से होती है। गटेशन कहाँ से होती है, वो होती है हाइडाथोड से। तो हाइडाथोड्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ओपनिंग इन लीव्स फॉर गटेशन। गटेशन आपको पता है, पानी जब लिक्विड की शक्ल में निकलता है, ड्रॉप्स की शक्ल में निकलता है, तो इसको हम गटेशन कहते हैं। और प्लांट्स के लीव्स के, कुछ प्लांट्स के लीव्स के पर कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिसमें पानी जो है वो लिक्विड की शक्ल में निकलता है। इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। जैसे हम कहते हैं ट्रांसपरेशन ज्यादातर जो है वो स्ट्रोमेटा के जरिए होती है, तो गटेशन जो है वो किसके जरिए होती है, गटेशन हाइडाथोड्स के जरिए होती है। इसके बाद डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स आपको पता है, प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस नियर सी। सॉल्ट मार्शेस पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको बेसिकली जो है वो हम क्या कहते हैं, जो सॉल्टी एनवायरनमेंट के अंदर जो है, जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिकली जो है वो हेलोफाइट जो है वो हम उन प्लांट्स को कहते हैं। इसके बाद जो है वो टर्म है एक एक्टोथर्म्स। अपने एक्टोथर्म्स जो टर्म है इसको जो है वो डिफाइन करना है। एक्टोथर्म को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि एक्टोथर्म basically ectotherm are those animals who absorb heat energy from their environment। इधर देखें, मिसाल के तौर पे जिस तरह लेजर्ड है, सर्दियों के अंदर जो लेजर्ड है वो क्या करेगी, वो सूरज की रोशनी से, सनलाइट से जो है वो एनर्जी अपनी हीट एब्जॉर्ब करेगी। अब ऐसे एनिमल जो इन्वायरमेंट से, मिसाल के तौर पे सनलाइट से या किसी और इन्वायरमेंट में जो है वो किसी और चीज से हीट को एब्जॉर्ब करें, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम एक्टोथर्मिक एनिमल्स कहेंगे। इस एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एक्टोथर्मिक एनिमल्स। इसके बाद लास्ट में है फीवर। लास्ट में एक और टर्म आपसे डिफाइन, लास्ट जो टर्म है जिसको आपने डिफाइन करना है वो है फीवर। और बेसिकली आपको पता है फीवर
या फीवर के लिए हम एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, एज अ बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल सेट पॉइंट। इसको सिंपली आप ऐसे डिफाइन करोगे, बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल सेट पॉइंट। आपको पता है हमारे बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल सेट पॉइंट क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इससे ज्यादा बढ़ेगा बॉडी का टेम्परेचर, सेट पॉइंट से आगे जाएगा, तो इसको हम कहेंगे फीवर, या इसको हम क्या कहेंगे, पायरेक्सिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कुछ चीजों में आपने डिफरेंसेस लिख रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म्स एनिमल। तो सबसे पहले चलें डिफरेंसेस देख लेते हैं किसके दरमियान में, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के दरमियान में जो है हम क्या देख लेते हैं, फर्क देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इसको हम सबसे पहला तो डिफरेंस यही है, फाउंड इन abundant supply of water। हाइड्रोफाइट जहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा abundant supply of fresh water में पाए जाते हैं। जबकि जीरोफाइट जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फाउंड इन लो सप्लाई ऑफ वाटर, यानी वाटर जहाँ कम होता है वहां पर जो प्लांट पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। अच्छा, दूसरा फर्क ये होता है कि इनके पास दे हैव थिन क्यूटिकल और इट मे बी एब्सेंट। इनके जो लीव्स और स्टेम होते हैं, इनके ऊपर क्यूटिकल क्या होती है, हाइड्रोफाइट्स की लीव्स और स्टेम पर क्यूटिकल थिन होती है या क्यूटिकल प्रेजेंट ही नहीं होती। जबकि इनके लीव्स और स्टेम पर क्या होती है, दे हैव अ थिक क्यूटिकल। इनके पास जो है वो थिक क्यूटिकल जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइड्रोफाइट में ट्रांसपैरेशन ज्यादा होती है, दे हैव मोर ट्रांसपैरेशन। जबकि इनमें ट्रांसपैरेशन क्या होती है, लेस ट्रांसपैरेशन, इनमें वाटर ट्रांसपैरेशन जो है वो कम होती है। और इसके अलावा अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है लोटस। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। और जीरोफाइट जो हैं, इनकी एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें कैक्टस जो है वो किस कौन से वाले प्लांट्स में आ जाएगा, कैक्टस प्लांट जीरोफाइट प्लांट में आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात, दूसरा जो है वो डिफरेंस पूछा है प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया। आपको पता है कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जबकि मेटानेफ्रीडिया क्या है, ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सॉरी ये अर्थवॉर्म का नहीं, ये जो है वो फ्लैटवॉर्म के हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फ्लैटवॉर्म के। जबकि मेटानेफ्रीडिया किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दे आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। ये किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पहला फर्क तो ये हो गया। दूसरा फर्क ये है कि प्रोटोनेफ्रीडिया आपको पता है किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विद फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रीडिया के साथ फ्लेम सेल जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। जबकि मेटानेफ्रीडिया जो एसोसिएटेड होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद ब्लड कैपिलरीज। इनके चारों तरफ क्या मौजूद होती हैं, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। जबकि प्रोटोनेफ्रीडिया के चारों तरफ फ्लेम सेल होते हैं, मेटानेफ्रीडिया के चारों तरफ जो है सराउंडिंग में क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। हमें पता है कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म यानी प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो किस चीज का काम करता है, ये बेसिकली जो है किस चीज को एक्सक्रीट करता है, ये किस चीज की एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ये एक्सक्रीट करता है अमोनिया को। और मेटानेफ्रीडिया एक्सक्रीट करता है यूरिया को, क्योंकि अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया है। ये अमोनिया को जो है वो एक्सक्रीट करेगा, और जो मेटानेफ्रीडिया है ये यूरिया को जो है वो एक्सक्रीट करता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया में। इसके बाद जो हम डिफरेंसेस देखेंगे,
इसके बाद हम डिफरेंसेस देख लेते हैं एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म, यानी एक्टोथर्म और एंडोथर्म एनिमल्स में क्या फर्क होता है। तो चलिए इनमें भी यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म, एक्टोथर्मिक एनिमल्स एंड एंडोथर्मिक एनिमल। तो जब सबसे पहले देखें एक्टोथर्म्स एनिमल कौन से हैं, दोज एनिमल हु एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो ये एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ये अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस तरह मैंने आपको लिजर्ड की मिसाल दी थी कि लिजर्ड सनलाइट जो है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, मतलब अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है। जबकि एंडोथर्म जो होते हैं, एंडोथर्म की हम बात करें, दे जनरेट देयर ओन हीट एनर्जी। ये क्या करते हैं, दे जनरेट देयर ओन हीट एनर्जी। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, मैं अगर इस तरह से एक बात करूं कि ये एक एनिमल है, इसको 5% हीट चाहिए, इसको क्या चाहिए, 5% हीट चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, इस 5% हीट को कहाँ से ले, बाहर से ले, सूरज की रोशनी से ये हीट एब्जॉर्ब कर ले। तो ये एनिमल क्या कहलाएगा, ये एनिमल कहलाएगा एक्टोथर्म। लेकिन ये एक एनिमल है, इसको 5% हीट चाहिए, तो ये क्या करे, अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करे, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन से ये 5% हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म से जो 5% हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो ये तो एंडोथर्म हो गया। और जो बाहर से ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या हो गया, ये एक्टोथर्म एनिमल हो गया। चले पहला फर्क तो जो है वो ये हो गया। इसके बाद एक्टोथर्म जो है ये क्या यूज करते हैं, दे यूज बेसिकली, अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास जो होता है, जो मैकेनिज्म होता है, दे हैव बिहेवियरल मींस ऑफ थर्मोरेगुलेशन, दे हैव बिहेवियरल मींस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। यानी इनमें जो थर्मोरेगुलेशन का तरीका है उसको हम बिहेवियरल मींस कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक जो लिजर्ड होती है वो बास्किंग करती है या सन बाथ लेती है, आप अगर आप कहें कि वो सूरज की रोशनी से जो है वो हीट ले रही है, तो ये उसका बिहेवियर है। तो एक बिहेवियरल मींस जो है उसके जरिए ये थर्मोरेगुलेशन करते हैं। जबकि एंडोथर्म की अगर हम बात करें तो ये इनका बेसिकली जो होता है, दे हैव फिजियोलॉजिकल as well as behavioral means of थर्मोरेगुलेशन। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, हम लोग हैं ना, हम अपनी बॉडी हीट खुद भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हम ये बॉडी के अंदर ही हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए, तो उसको तो हम कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल। लेकिन कभी कभी जब सर्दियां होती हैं तो हम स्वेटर्स भी पहनते हैं, अपर पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, तो वो क्या है, वो बेसिकली जो है वो बिहेवियरल मीन्स है। तो मतलब हम एंडोथर्म हैं, लेकिन हम दोनों तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल भी और कौन सा वाला, बिहेवियल भी। तो एंडोथर्म दोनों तरीके से इस्तेमाल, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए हीट प्रोड्यूस हो रही है वो फिजियोलॉजिकल है, और हम जो स्वेटर वगैरह पहनकर अपनी हीट को जो है वो बचा रहे हैं, अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो कौन सा है, वो बिहेवियल है। इसकी एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एक्टोथर्म एनिमल की एग्जाम्पल में लेजर्ड आ जाता है, लेजर्ड के अलावा भी कुछ एनिमल्स होते हैं। एंडोथर्म में अगर हम देखें तो मैमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स हैं। तो it was all about the differences between ectotherm, endotherm, protonephridia, metanephridia, and as well as hydrophytes and xerophytes. अच्छा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की यहाँ पर मैं बात करूँ आपके, इसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कहता है डिस्कस कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे आप प्लांट्स की कैटेगरीज बताएं। तो इसके क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व करना है, इसमें हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, इन तमाम को जो है वो आपने क्या करना है, इन तमाम को एक्सप्लेन करना है, इनके तमाम के कैरेक्टरिस्टिक, एडोप्टेशन, तमाम इस चैप्टर में, इस जो है वो क्या कहना चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपने लिखना है। इसके बाद व्हाट इज एक्सक्रीशन, आपने एक्सक्रीशन बतानी है। हाउ डज इट अकर इन हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच, इन तमाम में एक्सक्रीशन बतानी है।
हाइड्रा में सबसे पहले एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बता दोगे, हाइड्रा का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया है। फिर आप इसका एक्सक्रीटिव सिस्टम बता दोगे कि इसमें कोई एक्सक्रीटिव ऑर्गन नहीं होता, ये अपने जर्नल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट करता है अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को। प्लेनेरिया का बता दोगे कि प्लेनेरिया का एक्सक्रीटिव ऑर्गन क्या होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, अमोनिया होती है। और प्लेनेरिया जो है वो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं वो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। फिर वो उसका मैकेनिज्म बता दीजिएगा। अर्थवॉर्म का भी बता दीजिएगा कि इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है वो यूरिया होता है और इसके एक्सक्रीटिव ऑर्गन जो है मेटानेफ्रिडिया होते हैं। और वो प्रोसेस बता दीजिएगा जिसके जरिए यूरिया जो है वो बॉडी से पास आउट होता है। कॉकरोच का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मेल्फिगिन बॉडी ट्यूब्यूल्स हैं। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए पास आउट होता है वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद इलिस्ट्रेशन, यानी इंसान का जो एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम है जिसमें किडनी आ जाता है, यूरिटर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, यूरिथ्रा आ जाता है, उसको डायग्राम बनाकर जो है बाकायदा एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है जोलॉजी में। तो यहाँ पर जो है वो आपने रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी में आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई नेफ्रॉन की, जो ये इसमें जो है वो आपने रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तमाम जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। हाउ डज ऑस्मो रेगुलेशन अकर इन मैमल्स, मैमल में किस तरीके से जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन होती है। आपने मैकेनिज्म पूरे इसके बताने, बिहेवियरल मैकेनिज्म बताना है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इसमें बताना है आपने, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। डिस्कस एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। ड्रा नीट एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आपने जो है वो ड्रा करना है और ड्रा करने के बाद लेबल भी करना है। लेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप इनके पार्ट्स के नाम भी लिखो, ये किडनी हो गया, ये यूरिटर हो गया, इनके पार्ट्स के आपने साथ साथ में क्या लिखने हैं, नाम भी लिखने हैं। एक्सप्लेन कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, कॉमन किडनी प्रॉब्लम आपने बताने हैं। एक किडनी स्टोन बता दोगे, फिर किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट कैसे होती है, सर्जरी के जरिए होती है या रेडियो रेस के जरिए उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ये आपने बताना है। रीनल फेल्यूर बता देना है, फिर डायलिसिस बता देनी है उसकी रेमेडी। डिस्कस होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर के बहुत सारे होम्योस्टैटिक फंक्शन है जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। ये होम्योस्टैटिक फंक्शन जो है लिवर के, ये भी जो है वो किस में आ सकता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है।